ओके। तो पिछले लेक्चर में हमने ये प्रूव करा था कि जो डेल एक्स है वो एक कॉन्टिन्यूस लीनियर फंक्शनल है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में और थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि तुम्हें दो डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, d1 ऑफ एक्स और d2 ऑफ एक्स, और तुम्हें इन्हें कंपेयर करना है, मतलब ये चेक करना है कि ये इक्वल है या फिर नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशंस की जगह यदि तुम्हें f1 और f2 ये दो फंक्शंस दे रहे थे तो तुम क्या करते, इनका ग्राफ बनाते, f1 का ग्राफ और f2 का ग्राफ। यदि ये बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट हर पॉइंट पर सेम वैल्यू आ जाए तो ये दोनों फंक्शंस इक्वल हो जाते थे। बट डिस्ट्रीब्यूशंस के केस में हम वैसा नहीं कर सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशंस की जितनी भी थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज या फिर कह सकते हो जो भी रिजल्ट्स हैं, वो हमेशा टेस्ट फंक्शंस का यूज करके डिफाइन करे जाएंगे। टेस्ट फंक्शन के साथ साथ तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन का एक्शन भी बताना पड़ेगा कि टेस्ट फंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन का एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है। तो दो डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वल तब होते हैं जब किसी भी टेस्ट फंक्शन के लिए जो वो एक्शन कर रहे हैं वो इक्वल आ जाए। व्हाट डू आई मीन? d1 ऑफ x इज इक्वल टू d2 ऑफ x मीन्स d1 का एक्शन पाई पर और d2 का एक्शन पाई पर, ये दोनों ये दोनों इक्वल आ जाना चाहिए फॉर एनी टेस्ट फंक्शन फाई, फॉर एनी टेस्ट फंक्शन फाई। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। और इसे मतलब फॉर्मली लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, और यू कैन से जनरलाइज्ड फंक्शंस। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये जो कंडीशन है इसे लिखने का एक और ऑल्टरनेट तरीका है, या फिर यू कैन से एक शॉर्टकट है कि तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। इसे ऐसे क्यों लिखा? क्या इसका ये मतलब है कि d1 का एक्शन फाई पर ये इंटीग्रल है? नहीं। एक्शन लिखना और ऐसे शॉर्टकट में लिखना दोनों सेपरेट आइडियाज हैं। सेपरेट आइडिया से मतलब, जैसे कि d को मैंने फाई पर लगाया तो इसका कुछ ना कुछ एक्शन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल डेल को फाई पर लगाने का एक्शन क्या रहता है? फाई ऑफ जीरो आ जाता है। वैसे ही ये कुछ एवरेज वैल्यू दे सकता है, या फिर कुछ डॉट प्रोडक्ट कर सकता है, या फिर और कुछ कर सकता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि तुम चाहे जो एक्शन दी गई है इंग्लिश में तुम्हें लिख कर देगा उससे सॉल्व करो, या फिर इंटीग्रल से सॉल्व करो। तुम्हारे पास में जब तुम मतलब इसे सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफिकेशन देखने में सेम लगता है। तो जो मैथमेटिशियंस हैं वो ऐसा कह देते हैं कि इसे लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है कि तुम इंटीग्रल का यूज करके लिख दो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डी का फाई पर एक्शन हमेशा एक इंटीग्रल होता है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब तुम इन्हें सॉल्व करोगे तो जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होता है। इसलिए हम एज अ मेंटल शॉर्टकट इसे इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इंटीग्रल के फॉर्म में लिखने का एक और फायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कुछ ऐसी टर्म है डी डैश कॉमा फाइव, तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। बट तुम्हें डी डैश का एक्शन नहीं पता है, तुम्हें एक्शन पता है डी का। तो यूजिंग एक्शन ऑफ डी ऑन फाइव तुम इसका एक्शन कैसे निकाल सकते हो? तो यदि तुम इस तरह के मैथ का यूज करोगे तो होगा क्या कि वो बहुत ज्यादा रिग्रेस हो जाएगा। बट यदि तुम इस मेंटल शॉर्टकट का यूज करोगे तो तुम बाय पार्ट लगाकर सीधे इससे ये डिराइव कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। सो दिस इज इंटीग्रल के फॉर्म में लिखना इज नथिंग बट मेंटल शॉर्टकट, या फिर इसे ह्यूरिस्टिक भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रिकैप दिया है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शनल का। तो यहाँ पर हमने इसे ऐसे लिखा है, और अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था कि जो डेल एक्स है वो किसी टेस्ट फंक्शन पर उसका जो एक्शन है वो क्या होता है? पॉइंट इवेल्युएशन होता है। तो यहाँ पर मैंने जो ब्लू बॉक्स में लिखा है, क्या ऐसे लिखना सही है? क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ज्यादा सही है, या फिर ये वाला रिप्रेजेंटेशन ज्यादा सही है? तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, ये नहीं है।
ये बस एक रफ वे है या फिर एक शॉर्टकट तरीका है लिखने का, क्योंकि इसमें हमने इंटीग्रल्स का यूज करा है। और इस शॉर्टकट तरीके से क्या होता है कि तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाती है। बट जो एग्जैक्ट तरीका है वो यही है कि तुम उसकी एक्शन डिफाइन कर रहे हो, और इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब ये एज ए स्टेटमेंट हमने बोल दिया है तुम्हें। बट यहाँ जो लिखा है ये थोड़ा सा इंट्यूटिव है, इसलिए हम अक्सर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वेरीफाई करने के लिए कैलकुलस का यूज करते हैं या फिर इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो जो मैंने ये बोला वो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि एक्शन को हम इंटीग्रेशन से कैसे डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा अब मैं थोड़े से ग्राफ डिस्कस करता हूँ। जो डेल एक्स का ग्राफ है वो कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, केवल x बराबर 0 पर स्पाइक आती है एक, बाकी हर जगह जीरो वैल्यू देता है। इसके अलावा इसका जो एरिया है वो 1 होता है। तो अब इस ग्राफ से तुम कुछ और ग्राफ्स बनाने की कोशिश करो, जैसे कि तुम क्या करो, डेल ऑफ एक्स माइनस ए इसका ग्राफ बनाओ, और क्या करो, डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इसका ग्राफ बनाओ। तो जो डेल एक्स माइनस ए का ग्राफ होगा वो ए यूनिट्स राइट में शिफ्टेड होगा, और जो डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है इसमें एफ जो है वो बस एक फंक्शन है, वो टेस्ट फंक्शन हो या ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब तुम इसे खोलोगे तो ये किस तरह से खुलेगा, x अनइक्वल टू 0 पर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स ऐसे खुलेगा। मतलब मैं ये जो डेल है इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और x बराबर 0 है उस पर ये कैसे खुलेगा, उस पर ये डेल ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0 ऐसे खुलेगा x बराबर 0 पर। तो इफेक्टिवली यहाँ पर x अनइक्वल टू 0 पर तो इसका वैल्यू 0 आ गया, और x बराबर 0 पर ये आ गया। x बराबर 0 पर मैं कह सकता हूँ इसका वैल्यू एफ ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ 0 है, तो उसे लिखने का एक और तरीका हो गया एफ ऑफ 0 इंटू डेल एक्स, इस पूरी डेफिनेशन को। तुम इसे यदि ग्राफ से समझोगे तो और बेटर समझ आएगा। ये जो ग्रीन से है मैंने डेल एक्स बनाया है, और ब्लू से मैंने एफ एक्स बनाया है। इन दोनों फंक्शंस को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा x बराबर 0 पर जो ये एफ ऑफ 0 वैल्यू दे रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर जो इनफाइनाइट वाला स्पाइक आ रहा है वो। इस चीज के ग्राफ में भी x अनइक्वल टू 0 पर हर जगह ये 0 वैल्यू दे देगा डेल एक्स। दैट इज वाई ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इक्वल है। इसका जो नेट ग्राफ आएगा वो x नॉन जीरो पे 0 रहेगा, और x बराबर 0 पे एफ ऑफ 0 इंटू डेल एक्स एट एक्स बराबर 0 ये वैल्यू दे देगा। मतलब इनफाइनाइट ही देगा, बट एक छोटा सा फर्क है, जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो एफ ऑफ 0 हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इसके बाद तुम क्या ट्राई कर सकते हो, डेल ऑफ एक्स माइनस ए जो था उसे एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। उस केस में तुम्हारे पास कैसा ग्राफ बनेगा, उस केस में जो ग्राफ होगा वो ए के पहले और ए के बाद में तो सब 0 ही आ जाएगा, तो वो मैंने ऐसे लिख दिया। और x बराबर a पर वैल्यू इनफाइनाइट को शूट कर जाएगी, और ये ग्राफ एग्जैक्टली इक्वल टू आएगा एफ ऑफ ए इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए इसके। ऐसा करने से क्या होगा कि ये हर जगह x अनइक्वल टू ए पर 0 वैल्यू दे देगा विच इज कवर्ड इन दिस ग्राफ, और x बराबर a पर ये इनफाइनाइट दे देगा, एंड जो एरिया है इन दोनों ग्राफ का वो भी इक्वल रहेगा। फिर तुम क्या कर सकते हो, डेल ऑफ एक्स माइनस ए है उसे एफ ऑफ एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो इसी का शिफ्टेड वर्जन बनेगा। ये वाला जो ग्राफ है इसे तुम ए यूनिट्स राइट में शिफ्ट कर दोगे तो यही बन जाएगा। बस इस एक्सप्रेशन को तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखोगे, तुम क्या करो, ये x बराबर a पर 0 हो रहा है डेल के अंदर का जो भी लिखा है, तो उसे f में डाल दो, तो ये f ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए बन जाएगा। मतलब जब तुमने डेल एक्स इंटू एफ एक्स को इसके इक्वल लिखा था
तो जब तुम इसमें x की जगह x माइनस ए रख रहे हो तो इसमें भी रख दो, तब भी यही एक्सप्रेशन आएगा। डेल एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होता है एफ ऑफ जीरो इंटू डेल एक्स के। एंड यहाँ पर जो लिखा है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर भी जो लिखा है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है। एफ जो है वो टेस्ट फंक्शन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, इनके अलावा एक और केस रह गया है। कौन सा केस रह गया है? डेल को तो डेल एक्स ही रहने दो और जो फंक्शन है उसको शिफ्ट कर दो एफ ऑफ एक्स माइनस है। इस केस में जो स्पाइक आएगी वो आएगी तो x बराबर जीरो पर ही, पर x बराबर जीरो पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो होता तो एफ ऑफ माइनस ए है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस ए इंटू डेल ऑफ एक्स, और ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। फर्क बस एरियाज का है इन सब ग्राफ में, मतलब ग्राफ वन और ग्राफ टू जो है इनमें देखने में सेम है बट एरिया का फर्क है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। सिमिलरली ग्राफ थ्री और ग्राफ फोर ये भी देखने में सेम लग रहे हैं क्योंकि इन दोनों में x बराबर a पर स्पाइक है, बट डिफरेंट क्या है? एरिया है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, इवन दो ये हर पॉइंट पर देखने में लग रहा है कि सेम वैल्यू दे रहे हैं। हमने एक एक्सियम डिस्कस करा था कि डेल एक्स कॉमा फाई ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है? फाई ऑफ जीरो। और मैंने क्या बोला था कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये बस ऐसे ही एक डेफिनेशन है कि यदि तुम डेल एक्स को फाई पर लगाओगे तो फाई ऑफ जीरो आएगा। बट हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग अवर शॉर्टकट मेथड, जिसमें मैं कह रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशंस का एक्शन है वो इंटीग्रल जैसा होता है। तो यदि तुम इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे और वो फाई ऑफ जीरो के इक्वल आ जाता है तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वो मतलब काम कर रहा है। तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। मैंने अभी बताया था कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसका वैल्यू फाई ऑफ जीरो इंटू डेल एक्स होता है, क्योंकि एक्स अनइक्वल टू जीरो पे तो ये हर जगह जीरो दे देगा, तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं। तो इसे तुम ऐसे लिख सकते हो फाई ऑफ जीरो इंटू डेल एक्स डी एक्स। यहाँ से अब फाई ऑफ जीरो को बाहर निकाल दो तो फाई जीरो इधर आ जाएगा इंटू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स, और इस इंटीग्रल का वैल्यू हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ से ये फाई ऑफ जीरो आ गया। मतलब जो हमारा मेंटल शॉर्टकट है वो सच में काम करता है, यहाँ भी फाई ऑफ जीरो आ रहा है, यहाँ भी फाई ऑफ जीरो आ रहा है। फिर भी यदि कोई मुझसे ऐसा पूछे कि तुमने इस इंटीग्रल को 1 क्यों ले लिया, मतलब तुम शॉर्टकट यूज कर रहे हो उसमें भी एक शॉर्टकट यूज कर रहे हो, हम चाहते हैं कि तुम जो ये वाली इंफॉर्मेशन इसका यूज मत करो और थोड़ा सा रिग्रेस कर दो प्रूफ को, मतलब प्रूफ को बढ़ा दो। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक रेक्टेंगुलर पल्स ले लो। इस पल्स को हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है, और यदि तुम इसमें, तो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बन जाता है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। अब तुम्हें क्या प्रूव करना है? तुम्हें ये प्रूव करना है कि जो इंटीग्रल डेल एक्स फाई एक्स डी एक्स है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू फाई ऑफ जीरो होता है। तो तुम इस इंटीग्रल को निकालने की जगह क्या करो, आई एप्सिलॉन ये वाला इंटीग्रल निकालो जिसमें हम डेल एप्सिलॉन का यूज कर रहे हैं। बाद में क्या करना, इसी में लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो ले लेना, और ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जब तुम इस चीज को पाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर पूरा जीरो बन जाएगा, इसके आगे पूरा जीरो बन जाएगा, तो इंटरवल क्या बचेगा, केवल माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, और उसमें जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 एप्सिलॉन आ रही है। तो इस इंटीग्रल को तुम ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एप्सिलॉन बाहर चले जाएगा। अब यहाँ तुम क्या करो, जो ये इंटीग्रल है इसको तुम बिना फाई एक्स दिए निकाल तो सकते हो नहीं, तो उससे बेटर क्या है कि तुम
मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट करता है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, उसका यूज करके तुम इसकी वैल्यू को लिख सकते हो। वो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 एप्सिलॉन इंटू फाई ऑफ सी, या फिर फाई ऑफ सी एप्सिलॉन, वेयर सी एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बट मोर देन इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। यहाँ पर इंटू 2 एप्सिलॉन भी आएगा। इसके बाद में इससे कट जाएगा और तुम्हारे पास में आई ऑफ एप्सिलॉन क्या आ गया, फाई ऑफ सी एप्सिलॉन फॉर सम सी एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन मोर देन इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। अब तुम्हें क्या चाहिए था, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 आई एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फाई ऑफ सी एप्सिलॉन। अब फाई जो है वो एक टेस्ट फंक्शन है, ये तो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होते हैं तो कॉन्टिन्यूस भी होंगे, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट को तुम अंदर बाहर ले जा सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 सी एप्सिलॉन। यहाँ क्या होगा, तुम्हें ये वाली लिमिट निकालना है, उसके लिए तुम क्या करो, ये इनइक्वालिटी का यूज करो। इसमें इस इनइक्वालिटी में लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ले लो, उससे क्या होगा, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर सी एप्सिलॉन का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब ये तुम्हारा माइनस एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, और इनके बीच में कहीं सी एप्सिलॉन भी आएगा, और ये 0 है, तो ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, और इसे हमेशा इन दोनों के बीच में रहना है, तो इसे भी 0 को जाना पड़ेगा, इसलिए ये लिमिटिंग वैल्यू 0 है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया पाई ऑफ 0। सो वी गॉट लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी del epsilon of x phi of is equal to phi of 0।